नीट 2025 और नीट 2026 के लिए मैंने सेम यकीन 2.0 बैच से प्रिपेयर किया था। तो मैंने ऐसा क्या किया कि मेरे नीट 2025 में सिर्फ 460 मार्क्स आए और नीट 2026 में 685 और नीट 2026 में 591 मार्क्स आए। सेम टीचर से पढ़ा था मैंने, सेम बैच फॉलो किया था एंड सेम स्टूडेंट, पर इस बार अप्रोच अलग थी। नीट 2025 के लिए आई वाज एन आइडियल स्टूडेंट। मैं लेक्चर्स करता था, डीपीपीस करता था और बैच को के अकॉर्डिंग पढ़ता था। और ऐसा हुआ ना कि नीट 2025 अगर किसी ने यकीन 2.0 लिया होगा तो उसको पता होगा कि उसका केमिस्ट्री का सिलेबस इनऑर्गेनिक का लास्ट वीक ऑफ मार्च में जाके ख़त्म हुआ था। और उसके बाद मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं एक बार ठीक से पूरे साल जो मैंने मेहनत की थी उसको रिवाइज़ भी कर पाऊँ। और अगर आप में से किसी ने ऐसा सोचा है ना कि मैं बैच को फॉलो कर लूँगा आइडियली, कुछ बच्चे कर सकते हैं ऐसा, पर मैक्सिमम लोग ऐसा नहीं कर पाएँगे। क्योंकि अगर आप बैच को फॉलो करते हो तो एज़ पर द शेड्यूल 10 मार्च को आपका सिलेबस ख़त्म होगा और अगर एक 2 वीक भी डिले हुआ तो मार्च एंड हो जाएगा। उसके पास आपके पास टाइम नहीं रहेगा कि आपने जो साल भर मेहनत किया था उसको आप एक बार वापस से पढ़ भी पाओ। अगर आप बैच के साथ ही सब कुछ रेडी करते जाते हो, सब कुछ मतलब सब कुछ, आपको मल्टीपल रिविज़न्स करना है नोट्स का, एनसीईआरटी का और टेस्ट देना है और टेस्ट एनालिसिस, अगर ये सारी चीज़ें आप बैच के अकॉर्डिंग कर रहे हो, तभी आप बैच को फॉलो कर सकते हो। वरना मेरी तरह आपको भी जब मैंने प्रिपेयर करना चालू किया था नीट 2026 के लिए तो आई वाज़ नॉट an ideal student anymore, I become a non-ideal student। इस बार मैंने क्या किया, मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। हम सोचते हैं कि हम बैच के अकॉर्डिंग सिलेबस पूरा कर लेंगे। मैंने भी नीट 2025 में ही सोचा था, पर ऐसा होता नहीं है। एवरी ह्यूमन बीइंग हैव अ बैड हैबिट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। एग्जाम्पल से बताता हूँ, जैसे अगर आपका इस संडे को टेस्ट है तो संडे से फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे आप ऐसे ही पढ़ते रहोगे, काम को टालते रहोगे और फिर जाके सैटरडे को और जस्ट टेस्ट से पहले जाके टेस्ट के लिए रिवाइज करोगे। तो ऐसा होगा कि अगर आप ऐसा सोचोगे ना कि मैं दिसंबर में जाके सिलेबस ख़त्म करूँगा तो आपका सिलेबस जाके जनवरी में एंड होगा। और अगर आप ऐसा सोचोगे कि मैं मार्च में जाके सिलेबस ख़त्म करूँगा तो आपका सिलेबस जाके अप्रैल में ख़त्म होगा और आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं होगा कि आप वापस से एक बार पूरा पढ़ पाओ, बिकॉज़ इट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ सिलेबस। तो चलिए मैं आपको सब्जेक्ट वाइज़ बताता हूँ कि मैंने यकीन 2.0 को कैसे फ़ॉलो किया था लास्ट ईयर और क्या-क्या चेंजेस करे थे 2025 से, ताकि मैं 460 से 685 का स्कोर ला पाया नीट 2026 में और 591 ला पाया रीनीट 2026 में। तो सबसे पहले फ़िज़िक्स, तो फ़िज़िक्स में मैं एमआर सर का लेक्चर करता था लास्ट ईयर, क्योंकि इससे पहले फ़िज़िक्स बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट आई थी और स्टार्टिंग मतलब लेक्चर जो सर का बैच वाला था वो 2.5 घंटे के लेक्चर्स आते थे लास्ट ईयर, वो सारे लेक्चर मैंने एवरी डे कंप्लीट किया। एक आध दिन बैकलॉग हुआ होगा, वरना हर रोज़ का लेक्चर मैं करता रहता था। स्टार्टिंग में संघर्ष असाइनमेंट जो सर देते थे वो मैंने किया था स्टार्टिंग में। उसके बाद एक टाइम जब सारे चैप्टर्स बहुत जल्दी ख़त्म होने लगे तो टाइम नहीं मिल पाता था, तो सर ने जो क्लास में बोला था आके कि ये वाला कर लेना, ये वाला मस्ट डू है, इसमें जेईई मेंस के क्वेश्चंस कराए हैं, तो बाद में बस वही वाला किए जो सर ने करने बोला था क्लास में, सारे नहीं किए थे बाद में। अब लेक्चर को मैं कैसे देखता था, तो मैं इंटू 2x की स्पीड में देखता था। अगर मैं लाइव भी देखने आता था तो लाइव में भी मैं इंटू 2x की स्पीड में देखता था। जैसे सर ने कोई थियरी ख़त्म की तो मैं उसको अपने नोट्स में पढ़ लेता था। अगर कोई एक्स्ट्रा पॉइंट बताया है तो उसको नोट्स में ही ऐड कर लेता था और जब क्वेश्चन आता था तो मैं पहले स्क्रीन पॉज़ करता था, उसके बाद उसको खुद से सॉल्व करता था, उसके बाद ही सर का सॉल्यूशन देखता था। ऐसे आप एक बार करके देखना, आपका फिज़िक्स बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। आप बहुत ज़्यादा सीख पाओगे, आप में नया-नया अप्रोच डेवलप होगा। और इससे क्या होता था ना कि जो क्वेश्चन मेरे नहीं बनते थे, जो
अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो तो 80 टू 90% क्वेश्चन और इवन मोर देन दैट आपके पहली बार में हो जाएगा। जो पहली बार में क्वेश्चन हो जाता है, वो दूसरी बार आप कभी भी बनाओगे वो आपसे हो ही जाएगा। बाकी जो 10% क्वेश्चन नहीं बनता था, उसको मैं कॉपी में लिख लेता था। तो आप भी ऐसा कर सकते हो, कॉपी में लिख सकते हो। पर अगर आप थोड़ा-सा स्मार्ट वर्क करना चाहो, तो आप उसका फ़ोटो भी खींच सकते हो। फ़ोटो कैसे खींचना है, तो ओकेन स्कैनर या फिर कैम स्कैनर करके प्ले स्टोर पे ऐप आता है, वो बहुत बढ़िया ऐप है। उसमें आप एक बार फ़ोटो 2-3 खींच के रख दोगे ना, उसका एक अलग फ़ोल्डर बन जाता है और उसमें आप वापस से सेम फ़ोल्डर में नया फ़ोटो ऐड कर सकते हो। अब अगर किसी के पास एक ही फ़ोन है, तो आप क्रोम में लॉगिन कर लो पीडब्ल्यू का और वहाँ से नोट डाउनलोड करके जो स्लाइड वाला क्वेश्चन आपसे नहीं बना था, उसका स्क्रीनशॉट लेके आप उसका एक अलग फ़ोल्डर फ़ोन में बना सकते हो। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रिवीजन के टाइम पे हम बस थियरी यानी फ़ॉर्मूलेज़ और जो थियोरेटिकल पॉइंट्स थे उनको और ये जो 10% क्वेश्चन है उन्हीं को रिवाइज़ करेंगे। अगर कोई ऐसा सोच रहा है ना कि मैं वापस से सारे क्वेश्चन्स बना लूँगा, तो आप ऐसा नहीं कर पाओगे। एंड सेकंड थिंग, अगर कोई ऐसा सोच रहा है कि मैंने एक बार कर लिया और मुझे आ गया, तो ऐसा होता नहीं है। 1-2 महीने बाद जो क्वेश्चन अभी आपसे नहीं बने थे ना पहली बार में, वो क्वेश्चन आपसे 1-2 महीने बाद वापस से नहीं बनेंगे। तो वही है, अगर आपने वापस से उसको नहीं बनाया तो आपका लेक्चर देखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो फिज़िक्स में रिवीजन कैसे करना है, बताता हूँ एक साथ सबका। केमिस्ट्री के लिए भी मैंने सिमिलरली सब कुछ सेम ही किया था ऑलमोस्ट। जैसे फिज़िकल केमिस्ट्री का मेरा नोट्स नहीं बनाया हुआ था। मैंने सुधांशु सर से इससे पहले नहीं पढ़ा था, मैंने सर्वेश सर से पढ़ा था फिज़िकल केमिस्ट्री। तो मैंने सुधांशु सर के लेक्चर किए थे और लेक्चर के टाइम ही सर कोई स्लाइड ख़त्म कर देते थे तो मैं साथ ही साथ नोट्स करता रहता था। और जब मैं इंटू 2 की स्पीड में लेक्चर देखता था और जैसे ही कोई क्वेश्चन आता था स्क्रीन पे, तो मैं पहले वीडियो पॉज़ करता था, खुद से ट्राई करता था, उसके बाद ही सर का सॉल्यूशन देखता था। तो इससे मैं वो 10% क्वेश्चन को अलग कर पाता था। सेम चीज़ मैंने इनऑर्गेनिक के लिए करा था। मैं लेक्चर देखता था और सर के नोट्स पढ़ता जाता था और मोहित सर के, और अगर सर ने कोई एक्स्ट्रा पॉइंट बताया तो उसको नोट्स में ऐड कर लेता था और क्वेश्चंस के लिए मैं स्क्रीन पॉज़ करता था और खुद से ट्राई करता था, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखता था। सेम चीज़ मैंने ऑर्गेनिक के लिए करी थी। मैं लेक्चर देखता था और नोट्स सर ने जैसे सर ने जैसे कोई थियरी पढ़ा के ख़त्म की, तो मैं उसको खुद के नोट्स में पढ़ लेता था। अगर वो कुछ पॉइंट मिसिंग है तो उसको ऐड कर लेता था और बाकी क्वेश्चंस के लिए मैं स्क्रीन पॉज़ करता था, खुद ट्राई करता था, उसके बाद सॉल्यूशन देखता था। बाकी रिवीजन कैसे करता था वो मैं एक साथ बताऊँगा सारे सब्जेक्ट्स का। और बायो के लिए मैंने बॉटनी विपिन सर से पढ़ा था और जूलॉजी समाप्ति मैम से। तो स्टार्टिंग के मंथ में जब मैंने नीट 2026 के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट किया था, तो मैंने बायोलॉजी के आई गेस 1 मंथ या डेढ़ मंथ तक सारे लेक्चर्स देखे थे जो बैच में आते थे। सेल और सेल साइकिल, सेल डिवीज़न तक सारे लेक्चर देखे थे और विपिन सर के, और जूलॉजी में समाप्ति मैम का मैंने एनिमल टिश्यू वाला फ्रॉग कॉकरोच सब तक और रेस्पिरेशन तक मैंने लेक्चर देखा था बैच का। उसके बाद आई स्विच टू वन शॉट्स, क्योंकि मुझे पता था कि ऐसे नहीं बैच फॉलो नहीं कर सकते। शुरुआत इनिशियली मेरा मन नहीं करता था पढ़ने के लिए, इसलिए मैंने बैच के लेक्चर्स को लेक्चर के थ्रू पढ़ लिया था। उसके बाद वन शॉट में क्या करता था, मैंने वीडियो प्ले किया और उसके बाद सर ने कोई और मैम ने कोई टॉपिक ख़त्म किया तो उसका 1-2 पेज में मैं एनसीईआरटी साथ ही साथ पढ़ता जाता था वीडियो पॉज़ करके। और ऐसे करके मैं 1-2-3 दिन में एक चैप्टर ख़त्म करता था और उसकी बाद उसका पीवाईक्यू एक साथ कर लेता था और एनसीईआरटी रीडिंग वापस से कर लेता था। रिवीजन कैसे करना है वो मैं बताता हूँ एक साथ। तो रिवीजन कैसे करना है, तो रिवीजन को मैंने 2 तरह से करता था। पहले तो करंट चैप्टर जो आप पढ़ रहे हो अभी और ओल्ड चैप्टर। करंट चैप्टर के लिए आपको क्या करना है, डेली आई थिंक आपको 1.5 टू 2 आवर्स आपको अलग से निकालना पड़ेगा रिवीजन के लिए। 30 टू 40 मिनट्स पर सब्जेक्ट, किसी को थोड़ा ज़्यादा भी लग सकता है। इसमें करना कैसे है, तो जैसे मान लो फिज़िक्स, आप आज आपने जो भी पढ़ा, उसको आपको 30 टू 40 मिनट्स में शाम को अपने अकॉर्डिंग आप टाइम फिक्स कर लेना, अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग रिवाइज़ करना है। उसमें क्या रिवाइज़ करना है, जो थियरी है यानी फॉर्मूलेज़ और थ्योरेटिकल पॉइंट्स और जो 10% क्वेश्चन जो मार्क करके रखे थे, उनको रिवाइज़ करना है। सिमिलरली केमिस्ट्री में, फिज़िकल केमिस्ट्री में जो भी आपने आज थियरी पढ़ी है और जो भी 10% क्वेश्चन था उसको रिवाइज़ कर लेना है। और सिमिलरली बायो में जो भी आपने एनसीईआरटी वन शॉट के दौरान जितना भी कवर किया था, जो भी पढ़ा उसको रिवाइज़ कर लेना है। फिर
कल क्या करना है, जो कल आपका 30 टू 40 मिनट्स वाला जो भी शेड्यूल टाइम है, उसमें जब आप फिज़िक्स रिवाइज़ करने जाओगे, तो आज जो भी आपने पढ़ा था, जो थियरी पढ़ी थी, उसको रिवाइज़ करना है और कल जो पढ़ा, उसको भी रिवाइज़ करना है। तो इस तरह से ऑन एन एवरेज फिज़िक्स का एक चैप्टर 5 टू 10 लेक्चर्स में ख़त्म होता है। तो इस तरह से आप हर एक चैप्टर की थियरी का 5 टू 10 टाइम रिवीजन कर पाओगे और इससे आपका चैप्टर सुपर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा ना कि आप एक चैप्टर को विदिन 30 मिनट्स टू 1 आवर में रिवाइज कर पाओगे। सेम चीज़ केमिस्ट्री के लिए करना है। आज आपने जो भी रिवाइज पढ़ा, उसको कल आपको रिवाइज करना है, वो 30 टू 40 मिनट्स वाला जो आपका शेड्यूल है, और कल जो पढ़ा उसकी थियरी को भी रिवाइज करना है। तो इस तरह से जितने ज़्यादा लेक्चर्स आते जाएंगे, उतनी बार आप उस चैप्टर को रिवाइज करते जाओगे। सेम चीज़ बायो के साथ करनी है। लेट्स से कि आपने वन शॉट से किसी भी बायो के चैप्टर को 3 दिन में ख़त्म किया, तो एक दिन में अराउंड 30% करा होगा, तो 30% का एनसीईआरटी आपको लेक्चर के दौरान ही पढ़ लेना है एक बार, और फिर शाम को जो 30 टू 40 मिनट्स वाला आपने शेड्यूल बना रखा होगा, उसमें आपको एनसीईआरटी को वापस पढ़ लेना है। फिर कल जो वापस जो 30% जो आप कंप्लीट करोगे, कल वाला जो 30 टू 40 मिनट्स वाला आपका टाइम होगा, उसमें आज वाला जो 30% आपने रिवाइज़ किया होगा वो, और कल जो रिवाइज़ करोगे, कल जो आप पढ़ोगे, वो दोनों को ही रिवाइज़ करना है, यानी 60% पूरा चैप्टर को ही करना है। इससे क्या होगा ना कि अब देखो, आज वाला तो ऑलरेडी आप 2 बार पढ़ चुके हो, तो उसको आपको बस देखना है, बहुत जल्दी हो जाएगा, उसमें 5 मिनट भी नहीं लगेगा, और कल जो पढ़ोगे उसको वापस से एक बार और बार पढ़ना होगा। ऐसे करते जाओगे ना, आपका चैप्टर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आप एक चैप्टर को विदिन 1 आवर रिवाइज़ कर पाओगे। ना ओल्ड चैप्टर्स जो आपने पहले पढ़ रखे हैं, उनको कैसे रिवाइज़ करना है। तो संडे को आपकी क्लासेस नहीं होती हैं, तो अगर आप बैकलॉग्स क्रिएट नहीं करते हो, तो संडे को जो भी आपका चैप्टर पढ़ा हुआ बहुत दिन हो गया है, आपको पता रहता है, उसको आप रिवाइज़ कर सकते हो। अगेन बहुत सारे बच्चे होंगे जो कि नहीं कर पाएँगे ऐसा, तो उनके लिए ना टेस्ट अगर आप जो होगा, वो आपको इसमें हेल्प कर देगा। अगर कोई भी चैप्टर टेस्ट में आता है, तो आपको टेस्ट के लिए पढ़ना ही पड़ेगा, तो इस तरह से आप ओल्ड चैप्टर रिवाइज़ कर पाओगे। कैसे करना है मैं बताता हूँ। सो नाउ टेस्ट सीरीज़ एंड सिलेबस कंप्लीशन। तो टेस्ट सीरीज़ तो सबसे पहले तो यकीन 2.0 वाले सारे टेस्ट आपको देने हैं, मैंने भी दिया था, और उसके अकॉर्डिंग आपको ओल्ड चैप्टर्स को रिवाइज़ करते जाना है, जो भी आपका होता जाएगा। नाउ सिलेबस आपको जनवरी तक एंड करना पड़ेगा, और इसके रीज़न्स मैंने बता दिए, क्योंकि बहुत सारे टेस्ट सीरीज़ होती हैं जिनमें फुल सिलेबस टेस्ट जनवरी से स्टार्ट हो जाता है। एग्ज़ाम्पल एलन हो गया, फिनिट प्रेप हो गया। तो ऑल्सो अगर आप जनवरी तक सिलेबस एंड कर लेते हो, तो आपके पास 3 मंथ्स का एक्स्ट्रा टाइम होगा, उसमें आप वीक चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। आप बहुत बार मल्टीपल रिवीजन कर सकते हो, डेली टेस्ट दे सकते हो, या फिर अल्टरनेट डे पे टेस्ट दे सकते हो, जैसे टॉपर्स लोग करते हैं। इससे आपका स्कोर सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ हो जाएगा। अब मैंने तो वाइटल टेस्ट सीरीज़ ली थी, अगर किसी ने लिया तो उसको पता होगा कि वाइटल में एवरी 2 वीक्स में 11th आता था, और फिर नेक्स्ट 2 वीक में 12th आता था। तो 11th वाला पोर्शन तो बैच के साथ रिवाइज़ होता जाता था, बाकी जो 12th वाला पोर्शन है, वो मैं खुद से एक्स्ट्रा एफर्ट करके खुद से कंप्लीट करता था। तो अगर आप ऐसा कोई टेस्ट सीरीज़ लेते हो जिसका सिलेबस जनवरी तक एंड हो रहा होगा, तो वो टेस्ट सीरीज़ अगर आप फॉलो करते हो, तो वो टेस्ट सीरीज़ आपसे करवा देगी आपका सिलेबस ख़त्म जनवरी एंड तक। तो बाकी टाइम टेबल और टेस्ट एनालिसिस मैं कैसा करता था, और बाकी कुछ और पूछना हो तो आप पूछ सकते हो।